नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं 19 साल से एक ही आदमी अपनी नौकरी करता रहा और कितने लोगों को गड्ढे खोदता और दफनाता रहा। हम बात करने जा रहे हैं धर्मस्थला, कर्नाटक का एक राज्य। जुलाई 2025 की शुरुआत में कर्नाटक सरकार ने एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया, जिसका नेतृत्व डीजीपी प्रणब मोहंती ने संभाला। यह दल उस गोपनीय मुखबिर की शिकायत की जांच करने जा रहा था जो स्वयं 1995 से 2014 के बीच लगभग 100 से 200 शवों को दफनाने के लिए मजबूर हुआ था। अधिकांश महिलाएं और नाबालिग। मुखबिर ने 15 संभावित दफनाए स्थलों की पहचान की थी, जिसमें से 8 नदी के किनारे थे, कुछ हाईवे के पास थे और कुछ क्वांडित क्षेत्र में थे। एसआईटी को 4 जुलाई 2025 को एफआईआर मिली। उसके बाद गवाह के बयान दर्ज किए गए और उच्च सुरक्षा के तहत उसे पहुंचाया गया था। एसआईटी की टीम में डीजीआईएमएन अनुचेत, डीजीपी सौमल्या एसके और एसपी जितेंद्र कुमार दमाया शामिल थे। फिर 28 जुलाई को एसआईटी भूमि अधिकार, रिकॉर्ड, रेवेन्यू और फोरेंसिक विभागों के अधिकारियों के साथ मुखबिर के बताए हुए धर्मस्थला के नेत्रवती नदी स्नान घाट पर गवाह की उपस्थिति में यानी बताई हुए जगह को निशान चिन्हित किया गया। गवाह की उपस्थिति में चिन्हित किया गया। 29 जुलाई से खुदाई शुरू की गई। पहला स्थल नदी के किनारे था। भारी बारिश के चलते मजदूरों की मेहनत को रोक रही थी। बरनी से निकलने वाले पानी ने खुदाई कठिन कर दी थी, लेकिन जेसीबी का सहारा लेकर लगभग 3 से 4 फीट तक खुदाई खोदा गया। उसमें कोई मानव अवशेष नहीं मिले। 30 जुलाई को दूसरा और तीसरा स्थल खोदा गया। दोनों में से मानव के अवशेष नहीं मिले, लेकिन एक ब्लाउज, एक एटीएम, डेबिट कार्ड और एक पैन कार्ड वहां से मिला उस गड्ढे से। और फिर अब आती है 4 और 5 की खोदने की बारी अगले दिन, लेकिन कोई भी अवशेष नहीं मिले। स्थिति वही थी। बारिश, कीचड़, पानी का भराव और गहरी मिट्टी ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। फिर साइट 6 की बारी आती है, जो 31 जुलाई को खोदी जानी थी। 31 जुलाई को जो साइट नंबर 6 खोदा गया, उसमें से हड्डियां मिली। कुल मिलाकर 25 हड्डियां थी, जिसमें से जांग की हड्डियां, दांत, जबड़ा शामिल थे, मगर खोपड़ी नहीं मिली। जांच में प्राथमिक रूप से माना गया कि ये पुरुष की हड्डी हो सकती है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार है। यह एसआईटी की अब तक की जांच का पहला ठोस फोरेंसिक सबूत था। उसके बाद चौथा दिन हो जाता है और 7वें स्थल की खुदाई होनी थी, जो 1 अगस्त को चौथे दिन साइट नंबर 7 पर खुदाई शुरू की जाती है, लेकिन वहां भी कोई अवशेष नहीं मिलते। इसलिए टीम साइट 8 पर चली जाती है, जहां भी कुछ नहीं मिलता। इस कार्य में मिनी जेसीबी से 6 फीट तक गड्ढा खोदा गया। 7 मजदूरों को आगे आने नहीं दिया गया और गृह सचिव की अध्यक्षता में रणनीति बैठक भी हुई। अब बारी थी साइट नंबर 9 और 10, जो 2 अगस्त को खोदी गई। 5वें दिन यानी एसआईटी ने साइट नंबर 9 और 10, जो मुख्य सड़क के पास थे, पर खुदाई की। यह कार्य सुबह 11 बजे शुरू हुआ, दोपहर तक चला, लेकिन भारी बारिश के कारण कोई भी मानव अवशेष नहीं मिले। फिर भी लगभग 5 फीट की खुदाई हुई और पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कैप्चर की गई। वकील भी वहां उपस्थित थे। बाकी बची अब 11, 12 और 13 3 साइटें बची हैं, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, जो नदी से दूर है और मिट्टी की नमी कम है, इसलिए वहाँ हड्डियों के बचने रहने की संभावना अधिक मानी जा रही है। मुखबिर कौन था, वह कहाँ रहता था, क्या किया उसने? हालांकि अभी इस पे किसी की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो कहाँ रहता, उसकी पहचान गुप्त है। मुखबिर एक दलित कर्मचारी था, जिसने वर्ष 1995 में धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम शुरू किया था। 2014 तक वो वहां रहा।
यानी लगभग 19 साल तक वो वहां रहा और आरोप है कि उसने उसकी इच्छा के खिलाफ नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के शव दफनाने को मजबूर किया गया था। उसने दावा किया कि शव पर स्पष्ट रूप से बलात्कार, गला दबाने के निशान, एसिड मतलब जलाने के, नंग अवस्था, घिनौने अपराध के शक थे। आखिर वो सामने क्यों आया? तो साल था 2025 में भारी मानसिक वियोजन और डर के बावजूद उसने 4 जुलाई 2025 को पुलिस को साक्ष्य एक हड्डी सौंपते हुए एसआईटी स्थापना और एफआईआर की मांग की। 10 जुलाई को उसने विटनेस प्रोटेक्ट मिला। 11 जुलाई को उसने कोर्ट में सुरक्षित बयान दिया। 14 जुलाई को कर्नाटक महिला आयोग ने सक्रिय संज्ञान लिया। वो गवाह था, उसे लोग धमकी देते थे, अगर तुमने शव दफन नहीं किया तो तुम्हें भी दफन कर देंगे, जैसी धमकियां दी जाती थी। उसने बताया कि उसे प्रति महीना जैसी धमकियां दी जाती थी, उसने बताया कि उसने प्रति महीना कई शव दफनाए, उन्हें जलाए, नदी में फेंके या गड्ढे में छुपा देने का आदेश मिलता था। गवाह ने कुल 13 निशान जगह बताई है। एसआईटी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1 से लेके 5 तक में कोई भी मानव अवशेष नहीं मिले, 6 में मिला, 7 से लेके 10 में कोई मानव अवशेष नहीं मिले और जो साइट नंबर 6 से 25 हड्डियां मिली, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी 11, 12 और 13 की खुदाई बाकी है। संभव यही सबसे अधिक अवशेष मिल सकते हैं और जो पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और ब्लाउज मिला है उसकी भी जांच चल रही है और एसआईटी अब फोरेंसिक टेस्टिंग, मरने का कारण, पहचान, महिला या पुरुष, यदि उम्र कितनी है ये तय करेगी। पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सभी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखे गए हैं। वकील, फोरेंसिक गवाह ने पिछले 19 साल में महिलाओं व लड़कियों के शव गाड़ी, गड्ढे, नदी आदि जगह पर दफन किए। उसने धमकी के चलते अभियान किया। उसने बताया कि उसने कई बार शवों को नंग हालत में पाया, जिसमें बलात्कार के निशान थे। दफनाने के लिए, हटाने के लिए कहा जाता था। लगभग 1995 से 2014 के तक वो काम को अंजाम कर देता रहा। खासकर अगस्त और दिसंबर 2024 तक जो घटना की थी वह उसे पूरे से जख्मी कर गई। उसने बताया कि उसके पास के गांव की ही एक लड़की की जब उसने लाश देखी और जब वो करीब से जाके देखा तो वो डर गया और डर के वो उस लड़की की लाश को दफनाने के बाद वो वहां से रात को अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि फटाफट कपड़े पैक करो और यहाँ से हमें निकलना होगा। फिर वो 11 साल तक वो घूमता रहा ऐसे ही। उसके बाद जब उससे दिन रात वो सोता था तो उसके आंखों में वही तस्वीर, आंखों में, दिमाग में चलना उठ के डर के वो बैठ जाता था। जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो अब सच्चाई प्रशासन के सामने रखेगा और अब आगे मिसिंग कंप्लेंट, डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक टीम जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद गवाहों की जांच से एसआईटी सार्वजनिक बयान जारी करेगा जब और विशेष चीजें सामने आएंगी। उसके बाद जिसके भी परिजन गुम हो गए थे, जिनकी रिकॉर्डें अभी प्रशासन के पास हैं, उनकी भी जांच हो रही है, वो भी सामने आएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी कहानियाँ ऐसे ही रोज रात 8 बजे हम आपके लिए पेशकश कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।